हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये है रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज, जहां पर हम मई 2023 में पहली बार जो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में 10 मोर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 5 एंड आई होप आप लोग रेडी हो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हम इन क्वेश्चंस के साथ साथ फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं, जिनके थ्रू हम जानते हैं कि नॉट जस्ट प्रीवियस के क्वेश्चंस एंड सिलेबस हमारे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का वो तो बेस बनते ही हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को भी अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और IAIFS में स्पेसिफिकली आप ये देख रहे हो कि बुक से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जो टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो दैट इज़ व्हाई वी हैव कम अप विद दिस क्लासेस। मेगा मैम की पीपीबी की क्लासेस ऑन मंडे एंड थर्सडे, निशांत सर के एएफएम की क्लासेस ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड मेरी आईआईएफएस की क्लासेस ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे आपको अवेलेबल होंगे एट 7 PM। डू बी पार्ट ऑफ दीज सेशंस, जहां पर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है, इसके साथ उसके एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। सो लेट अस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन आईआईएफएस के इस सेशन का। तो यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई, ये पूछा गया है। तो रेपो ऑपरेशन जनरली होते हैं फॉर 1 डे, बट व्हाट इज लॉन्ग टर्म रेपो? लॉन्ग टर्म रेपो 1 से 3 साल, 1 से 3 साल के लिए किए जा रहे थे। अब इनका टारगेटेड होने का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक रीजन से करना, दैट इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो किया गया है, 2 बार किया गया है अभी तक, अगर हम देखें आरबीआई के द्वारा, तो मेनली ये 2 बार क्यों किया गया है? और ये 2 बार एक्चुअली कोविड के समय में किया गया था। तो कोविड के समय में जो कंपनीज हैं उनके लिए किया गया था। कंपनीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फंड्स की, तो उन्होंने बहुत सारे कंपनीज ने बहुत सारे कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू कर दिए थे। तो एज वी नो, कॉरपोरेट बॉन्ड्स मोस्टली लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप जब पैसे मांगते हो फ्रॉम द पब्लिक जनरल, तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स आप इशू करते हो। ठीक है, नॉट जस्ट पब्लिक, वेरियस एंटिटीज, तो ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं। आपने एक बॉन्ड खरीदा तो इस कंपनी का आपको जो है लाइबिलिटी, एंड आपको उस कंपनी, वो कंपनी आपको पे करेगी। क्या पे करेगी? एक तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा मोस्ट केसेस में इंटरेस्ट जो है पीरियोडिकली पे होता है। तो दीज आर द थिंग्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू तो कर दिए, बहुत सारे कंपनीज ने इशू कर दिए। कोविड के समय सभी को लॉस हुआ था, तो जैसे जैसे हम रिकवर कर रहे थे बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट में आ गए, पर उन्हें खरीदने वाला नहीं था। तो बैंक्स को कहा गया कि भाई, बैंक्स एंड कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, भाई तुम लोग ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदोगे और इसके लिए आरबीआई आपको लोन देगा। और ये लोन कैसे होगा? रेपो टर्म्स में इसका इंटरेस्ट रेट होगा, दैट इज़ वाई रेपो ऑपरेशन हुआ। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यानी कि 1 से 3 साल के समय के लिए ये लोन दिया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म, और ये टारगेटेड है किसके तरफ? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदने से रिलेटेड, सिंपली। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, सपोर्टिंग मर्चेंट, सपोर्टिंग एमएसएमई सेक्टर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड इसे लाया गया था। तो D1 ओनली विल बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे बता दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज और आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए गए हैं? अब इसके लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लेट्स से आरबीआई ने गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो इशू किए। इशू करते ही जो खरीदता है, मेनली प्राइमरी डीलर्स खरीदते हैं। जो प्राइमरी मार्केट में खरीदते हैं उन्हें प्राइमरी डीलर्स कहते हैं। बैंक्स हो सकते हैं प्राइमरी डीलर्स। तो ये जो खरीदा गया है ये प्राइमरी मार्केट में खरीदा जाएगा। अब एक बैंक दूसरे बैंक को जाके बेचेगा उसी सिक्योरिटी को, उसी इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज हैपनिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, इश्यूइंग अथॉरिटी के अलावा किसी और को उस सिक्योरिटी देना सेकेंडरी मार्केट में होता है। अभी सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो होते हैं वो पूछा गया है। इक्विटी होती है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, राइट इशू होता है, बोनस शेयर होते हैं। तो इक्विटी होता है शेयर्स, सिंपल। इक्विटी शेयर्स या इक्विटी से ऑलमोस्ट सेम थिंग। राइट्स इशू क्या हुआ? राइट्स इशू होता है कि अगर लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस का शेयर है, रिलायंस ने कहा और थोड़े शेयर्स देता हूँ,
तो दैट इज कॉल्ड राइट इश्यू। ऑलरेडी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सॉरी शेयर होल्डर्स हैं, उनको और भी एक्स्ट्रा शेयर्स देना, दैट इज कॉल्ड राइट्स इश्यू। ठीक है, इसके अलावा बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्टली दिया जाता है टू द सर्टेन पीपल, उस कंपनी के होंगे या फिर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होंगे उनको, दैट इज बोनस शेयर। इक्विटी शेयर्स इज नॉर्मल शेयर्स। ठीक है, तो ये सारे ही सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। राइट्स इश्यू भी आगे जो है और भी किसी और शेयर होल्डर को ये सेल कर सकते हैं, तो दैट इज वाई सारे ही सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डी इज द राइट आंसर हियर, राइट। तो ये सारे आप यहाँ पे देख रहे हो। नेक्स्ट, कंसिडर दैट अ पर्सन हैज बॉट शेयर्स ऑफ रिलायंस ऑन 23 दिसंबर 2022। इसका डेट ऑफ सेटलमेंट क्या है? 23 दिसंबर को अगर खरीदा गया है रिलायंस का शेयर, तो इसका डेट ऑफ सेटलमेंट क्या होना चाहिए? तो मेनली शेयर्स की अगर हम बात करें तो सेबी के द्वारा ये मार्केट जो है पूरा देखा जाता है। सेबी के हिसाब से T+1 डे का रेजीम जो है वो एप्लीकेबल हो गया है इन इंडिया। ठीक है, T+1 डे पहले नहीं था। पहले क्या सिस्टम था, आप जो है चेक लेकर जाते हो स्टॉक एक्सचेंज में, चेक जमा करते हो, 1 महीने बाद आपको पोस्ट के थ्रू शेयर की डिलीवरी हो रही है, तो T+1 मंथ था पहले। ठीक है, यानी कि टी क्या मतलब क्या है, ट्रेडिंग डे, जिस दिन आपने खरीदा उसके बाद 1 मंथ के बाद आपके सारे सेटलमेंट का मतलब क्या है, आपके पैसे उनके पास गए और आपको शेयर की डिलीवरी हुई। ठीक है, तो दैट इज सेटलमेंट। तो 1 महीना लग जा रहा है या फिर उससे ज़्यादा। धीरे धीरे इसे कम करते हुए आज के डेट में हम T+1 पे आ गए हैं, यानी कि एक दिन लेट से 23 को आपने शेयर खरीदा, तो 24 तक आपका पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डे T+24 आवर्स, इसका मतलब वो है, दैट इज वाई बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर जनरली इश्यूड बाय ऑक्शन विच इज कैरिड आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पे डैश इंटरेस्ट एट कूपन रेट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो ये अलग अलग तरह के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए जब वो सिक्योरिटी इशू करती है तो वो ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स इसका नाम है। सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इस ट्रेजरी बिल पे लिखा होगा भाई 100 रुपये दोगे तो 150 मिलेंगे, इस तरह का। ठीक है, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है, तो दैट इज ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए। कितने टाइप्स के होते हैं, वी हैव ट्रेजरी बिल जो कि 191, 182 एंड 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स, 3 टाइप्स के ट्रेजरी बिल्स इंडिया में होते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इशू कर रहे हैं तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेजरी बिल्स है ये स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इशू करना है ये बॉन्ड्स, ठीक है, ये सिक्योरिटीज इशू करने हैं, तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल को नहीं, तो दैट इज द डिफरेंस। और ये इंटरेस्ट कैसे पे करता है वो पूछा गया है, तो मोस्टली स्टेट डेवलपमेंट लोन्स पे हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जो भी कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली या ईयरली। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी, राइट। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज और आर एलिजिबल अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो अभी हमने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के लिए आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। इन्हें डायरेक्टली खरीदने का जो सौभाग्य है वो पहले सभी को नहीं मिलता था, यानी कि ओनली बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इनको मिल रहा है। इंडिविजुअल आप और में नहीं खरीद सकते थे, बट आरबीआई ने ये सौभाग्य अब दे दिया है थ्रू द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी कैन ऑल्सो बाई। इसकी लिमिट्स है ऑब्वियसली, बट हम भी खरीद सकते हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट से, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। सेकेंडरी मार्केट में वैसे भी आप ले सकते हो, बट देन प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हो आप। वो जो खरीद सकते हो, क्या क्या खरीद सकते हो वो कहा गया है स्कीम के तहत, वो पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी, ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी कि जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो उनका रेट गोल्ड से लिंक्ड है। गोल्ड के रेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस बॉन्ड का रेट चेंज होगा। आपने 1 ग्राम गोल्ड का लेट से गोल्ड बॉन्ड खरीदा, तो आपके पास 1 ग्राम गोल्ड के समान चीज़ है। ठीक है, जो भी उसका मेच्योरिटी है उस समय गोल्ड का जो प्राइस चेंज हुआ, आपने 100 रुपये में खरीदा, बट ये मेच्योर होने पे गोल्ड का प्राइस सेम क्वांटिटी का गोल्ड जो है वो 1000 रुपये को हो गया, तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक कीपिंग गोल्ड विथ यू, तो दैट इज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। ये सॉवरन यानी कि गवर्नमेंट इशू करती है। AAA रेटेड
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनीज इशू करते हैं। तो ये स्कीम किसके लिए है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ही ये था, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं आएंगे। What will be the answer? 1, 2 and 3 A will be the right answer. ओके, ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से दे दी गई हैं। ऑल्सो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड थ्योरम इज नॉट करेक्ट? बॉन्ड थ्योरम बॉन्ड से रिलेटेड थ्योरम्स है। बॉन्ड्स के कई प्रॉपर्टीज होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड्स की जो प्राइस होती है एंड इंटरेस्ट रेट है, वो चीज़ें वेरी करती हैं एंड इनके बेसिस पे प्रॉपर्टीज हैं। बॉन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको कुछ प्राइस लिखा होगा 100, और इस पर इंटरेस्ट आपको जो है पीरियोडिकली मिलता रहेगा, और ये इंटरेस्ट कूपन्स ये इस तरीके से होते हैं। दो चीज़ें देता है बॉन्ड, एक तो आपके 100 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, दूसरा आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा इस पे 10% लेट से मिल रहा है मंथली या फिर ईयरली बेसिस जो भी है उस पे। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है उनके बेसिस पर बहुत सारे थ्योरम्स दिए गए हैं कि प्राइस में कैसे वेरिएशन आता है, इंटरेस्ट में कैसे वेरिएशन आता है। वो पढ़ते हैं थ्योरम्स को एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें से गलत कौन सा है। प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड का जो प्राइस है ये इंटरेस्ट रेट मार्केट में जो है उसके वेरिएशन से इन्वर्स वेरिएशन इसमें होता है, ये कहा गया है। तो ये थ्योरम तो करेक्ट है। कैसे होता है? लेट्स से एक बॉन्ड है 100 और इस पे 10% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ये कहा गया है। अब मार्केट में इसी तरीके के एक और बॉन्ड आया है जो 100 रुपीज़ और 11% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट 11% है। तो आप कौन सा खरीदोगे? 11% वाला कि 10% वाला जो कि पुराना बॉन्ड है? आप ऑब्वियसली 11 वाला खरीदोगे। तो इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड की प्राइस को घटा देंगे, कहेंगे कि ये 90 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको 10% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। बट जब आपके पास ये है, आप ये मेच्योरिटी के टाइम ले जाओगे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, है ना? 10 रुपीज़ यहाँ भी फ़ायदा हो रहा है। तो बॉन्ड प्राइस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जैसे मार्केट में बढ़ा, बॉन्ड प्राइस में कमी आ गई। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सेकंड पॉइंट है, इंटरेस्ट इन द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस जो है बॉन्ड का वो इंक्रीज होता है व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाय अ सर्टेन परसेंटेज is greater than decrease in its price when the interest rate goes up by a certain percentage। तो इंटरेस्ट रेट कम होने पे क्या होगा, प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा। लेट्स से मार्केट में 11 ने 1% खाली मिल रहा है, तो 100 रुपीज़ में बेचोगे आप पूरा उछल के 500 रुपये में बेचोगे। ठीक है, तो ये प्राइस बढ़ाना तो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन कम करने में हिचकिचाते हैं, ये चीज़ भी करेक्ट है। लॉन्गर द टर्म ऑफ टू मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड, लोअर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी। यहाँ पे बॉन्ड की मेच्योरिटी लेट्स से 10 ईयर्स की है, तो इसकी प्राइस में सेंसिटिविटी जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो भी 10 ईयर्स तक होते रहेंगे, और जो वेरिएशन हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई बॉन्ड है जो मेच्योर होने ही वाला है, तो वो क्यों कोई खरीदेगा? 10 ईयर्स के बाद होगा, तो लेट्स से कोई खरीद रहा हो जिसको रिक्वायरमेंट है। तो लॉन्गर द टर्म जो मेच्योरिटी का है बॉन्ड का, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हायर विल बी इट्स प्राइस सेंसिटिविटी जो प्राइस में वेरिएशन है वो डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द मेच्योरिटी, वो सेंसिटिविटी जो है वो हायर होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो पूछा गया। लास्ट वन देख लेते हैं, बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ सेम मेच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन्स, द बॉन्ड विथ लोअर कूपन विल एक्सपीरियंस मोर प्राइस सेंसिटिविटी। यानी कि एक बॉन्ड है, दोनों की मेच्योरिटी सेम है, ठीक है, ये इसका जो अमाउंट है वो भी सेम है, बट ये 10% दे रहा है, ये 8% दे रहा है। तो किसके प्राइस में ज़्यादा चेंजेस देखेंगे हम? इसके प्राइस में। जिसका प्राइस कम है इसको ज़्यादा चेंज ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में प्राइजेस जो है वो वेरी होते हैं, एंड ये कम वाला जो बॉन्ड है, कम इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है, ये बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव, लोअर जो कूपन रेट है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो डी इज़ करेक्ट। आगे हम बढ़ रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन alternate reference rate suggested to be used by various central banks in substitution of LIBOR। LIBOR क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो इस रेट के हिसाब से, इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और इंटरनेशनल बहुत सारे लेट्स से एनआरआईस इंडिया में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना देना?
है वो चीज़ डिसाइड होगा बेस्ड अपॉन लिबॉर। ठीक है, लिबॉर का जो इंटरेस्ट रेट है उस पर थोड़ा सा स्प्रेड ऐड करके किया जाता है। इंडिया में भी अगर हम एग्जांपल ले लें किसी बैंक का, तो वो बैंक किस तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट, होम लोन पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, मेनली कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे, और वो सारे स्टैंडर्ड्स रेपो रेट से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं। तो रेपो रेट, उसके ऊपर कुछ स्प्रेड ऐड करके ये बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड होता है। तो इंटरनेशनली क्या है, रेपो रेट को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनली लिबॉर को स्टैंडर्ड लिया गया था। बट लिबॉर में बहुत सारे वेरिएशंस, इसके रेट जो है वो सही तरीके से वेरी नहीं किए जा रहे थे, और ये अब स्टैंडर्ड नहीं रहा, ये चीज़ कंट्रीज़ ने जो है कंक्लूड कर दी है। तो इसके अलावा अल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं, उन्हें अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स कहा जाता है। इनमें से कौन सा वो नहीं है, कई कंट्रीज ने ये अल्टरनेट रेफरेंस रेट दिया है, इनमें से कौन सा वो अल्टरनेट नहीं है वो पूछा जा रहा है। एस ओ एफ आर, एस ओ एन आई, एस ओ एफ आई ए या फिर ई एस टी आर। तो एस ओ एफ आर एक अल्टरनेट रेट है यूएसए का, एस ओ एन आई ए यूके का है अगेन, एस ओ एफ आई ए कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, ई एस टी आर यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टैंडर्ड्स दिए हैं, एस ओ एफ आई ए नहीं है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो एक इंटरेस्ट रेट नहीं है, सॉरी एक स्टैंडर्ड रेट नहीं है। एस ओ आर ओ एन है, टी ओ एन ए आर है। एस ओ आर एन, एस ए आर ओ एन जो है स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, विच इज़ स्विट्जरलैंड का। जापान का क्या है, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। ठीक है, टोनर, तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है एज एन अल्टरनेट रेफरेंस रेट। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द मेंबर बैंक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडाई क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का एसोसिएशन। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आरबीआई खुद नहीं कर सकता, एज पर द फीमा एक्ट। उसे एक जो डीलर है, सो यहाँ पर जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसे कहना होगा कि भाई तुम ये फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन है वो करो। तो वो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, मोस्टली बैंक्स। एसबीआई इज एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये सारे ऑथराइज्ड डीलर्स ने एक एसोसिएशन बनाई जिसे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन कहा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन है वो पूछा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक्स, जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स है वो सब होंगे। तो ये तीनों बैंक्स जो है ऑथराइज्ड डीलर्स उसमें है, तीनों सेक्टर्स में। तो दैट इज वाई डी विल बी द राइट आंसर। राइट, नाइन्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडाई से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है और इस पे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सो यस, ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सनल इन द एरियाज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, accreditation of forex brokers, announcement of daily and periodical rates to member banks। फेडाई करता क्या है, क्यों ये एसोसिएशन बनाई गई? तो इस एसोसिएशन के तहत जो बैंक पर्सनल है, उन्हें बैंक के जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करना होगा। तो उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो वो फेडाई के रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, फेडाई में जो डिसाइड होता है उसके हिसाब से होता है। फॉरेक्स ब्रोकर्स को एक्रेडिटेशन देने का भी काम है, यानी कि फॉरेक्स जो ब्रोकर्स होंगे वो फॉरेक्स से रिलेटेड काम करेंगे। ब्रोकर्स कई काम करते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट में कौन से ब्रोकर्स होंगे, उनको कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस को जो है अगर वो फॉलो कर रहे हैं, दे विल बी एक्रेडिटेड, और ये फेडाई के द्वारा होता है। अनाउंसमेंट किया जाता है डेली एंड पीरियोडिकल रेट्स। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में कोई जो सर्विस है प्रोवाइड की जा रही है, उस पर फीस कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड जो है फेडाई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, सो सी 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। राइट, 10th क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो भी सेशन को देख रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन। एशियन क्लियरिंग यूनियन एक ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग का इस्टेब्लिश किया गया है इन एशिया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हमें इश्यू समझ में आएगा। इंडिया ने एक ट्रांजैक्शन किया चाइना के साथ। आप एक अगर एस्टिमेट लूँ, पूछूँ मैं आपसे, तो कितने ट्रांजैक्शंस डेली होते होंगे? बहुत सारे पैसों के ट्रांजैक्शंस और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांजैक्शंस होते होंगे। इन सभी का जो सेटलमेंट है, अगर इंडिविजुअल बेसिस पे किया जाए तो इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। पहले तो इंडिविजुअली करने पे एफर्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा है। इसके साथ इंडिविजुअली अगर हम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इंडिविजुअली लेट्स से किसी भी पेमेंट को, एक एक चीज़ पर अगर पेमेंट कर रहे हो आप, तो क्या होगा, चेंज, आपको चेंज की ज़रूरत होगी,
है ना। तो हमारे केस में चेंज क्या है, डॉलर, मेनली डॉलर को यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। तो डॉलर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एक एक को लेकर एक एक चीज़ को सेटल किया जाएगा। तो इस वजह से नेट सेटलमेंट करने का सोचा हमने, यानी कि चाइना को हमने 1 रुपये दिया, चाइना ने हमें दो, उसका जो करेंसी है वो दिया, फिर हमने 3 दिया, फिर वहाँ से 4 आया, इस तरीके से इसका जो है नेट सेटलमेंट होगा। ठीक है, 1 एंड 3 4 रुपीज़ हमने दिया, 2 एंड 4 6 रुपीज़ वहाँ से आया। इसका नेट सेटलमेंट क्या होगा, चाइना से 2 रुपये इंडिया में आए, है ना, 6 वहाँ से आया और 4 रुपीज़ हमने दिया, तो चाइना से 2 रुपये आए, दैट इज़ नेट सेटलमेंट। तो 2 रुपये चाइना में दे देगा, सिंपल। ये सारे ट्रांजैक्शंस को करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह के नेट सेटलमेंट एशिया के कई सारे और कंट्रीज़ के साथ ऑन मल्टीलेटरल, ये तो बाईलेटरल बेसिस हुआ हो गया, मल्टीलेटरल बेसिस पे करने के लिए ये हमने एशियन क्लियरिंग यूनियन को बनाया था। तो इस क्लियरिंग यूनियन का पार्ट कौन नहीं है, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। तो लेट मी टेल यू, अफगानिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट इसमें। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी हैं। ओके, तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आप अपनी किसी भी क्वेरी को क्लैरिफाई करने के लिए 8146207241 पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, या फिर आप एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। फीडबैक भी दे सकते हो, इन सेशन से रिलेटेड फीडबैक आप दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।